गुड मॉर्निंग क्लास। हाउ आर यू? फाइन। बेटा आपने जैसे पिछली बार अपने प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम फिजिकल चेंज के बारे में हमने पढ़ा एक दिन, केमिकल चेंज के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो काम है वो क्या है, जो केमिकल चेंज है उसका एक एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या पढ़ा था हमने? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सबसे पहले हम रस्टिंग ऑफ आयरन एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम उस रिएक्शन को कैसे हम स्लो कर सकते हैं, कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, उसके हम मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने फिजिकल चेंज पढ़ा और केमिकल चेंज पढ़ा, दोनों में डिफ्रेंशिएट भी करके दिखा दिया था मैंने। एक बार ओरली फिर से आपको मैं बता देती हूँ अगर आपको थोड़ी दिक्कत आती है तो पढ़ने में, कि बेटा फिजिकल चेंज कैसा चेंज था आपका, रिवर्सिबल चेंज था, और आपका केमिकल चेंज कैसा चेंज है, आपका इरिवर्सिबल चेंज है। फिजिकल चेंज आपका टेम्पररी था, केमिकल चेंज आपका क्या है, परमानेंट है। फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में आपका न्यू सब्सटेंस बनता है। फिजिकल चेंज में एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब बहुत कम होती थी, अमाउंट क्या थी एनर्जी की, बहुत कम थी। यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब है वो क्या आपकी बहुत ज़्यादा है केमिकल चेंज में। ठीक है, ये सारे आपके क्या थे, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, इसमें क्या चेंज होती है, आपकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। ये सारे आपके डिफरेंस है। ठीक है, किसके बीच में, फिजिकल चेंज के बीच में और आपके केमिकल चेंज के बीच में। हो गया इतना। उसके बाद हम केमिकल चेंज के एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, तो आपका फर्स्ट एग्जांपल था रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या था आपका? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बेटा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन आपका एग्जांपल कैसे आप सोल्व करोगे? क्या था रस्टिंग ऑफ आयरन? मैंने पहले भी आपको बताया था रस्टिंग में, कि रस्टिंग आपका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो आयरन ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके, जब वो मॉइस्चर के और आपके एयर के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब वो वाटर या एयर के दोनों के कांटेक्ट में आते हैं, उस टाइम के ऊपर उनके ऊपर एक ब्राउन लेयर डिपॉजिट हो जाती है, ब्राउनिश लेयर। ठीक है, रेडिश ब्राउन। तो उस लेयर को क्या बोलते हो आप? रस्ट बोलते हो। क्या बोलते हो? रस्ट, RUST, रस्ट बोलते हो। और जो प्रोसेस होता है, जो वो लेयर डिपॉजिट हो पाई है उसके ऊपर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? रस्टिंग बोलते हो। क्या बोलते हो उसको आप? रस्टिंग बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो उसमें काम होता है वो देखिए क्या होता है। आयरन ऑब्जेक्ट लेते हो आप, Fe किसको बोलते हो आप? आयरन को बोलते हो। ठीक है, आयरन के बाद वो कांटेक्ट में किसके आता है, वहां पे वाटर के कांटेक्ट में आता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। H2O का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर होता है। और O2 का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। इससे कांटेक्ट में आके ये क्या बनाता है यहाँ पे? फेरस ऑक्साइड। क्या बनाता है? Fe2O3XH2O। इसको क्या बोलते हैं आप? रस्ट बोलते हो। क्या बोलते हैं आप इसको? रस्ट। जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है वो क्या है आपका? ये रस्ट है, इसको बोलोगे आप रेडिश ब्राउन होता है ये कलर। ठीक है, कि जब आपका आयरन था वो वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो वो क्या बना देता है? एक ब्राउनिश लेयर बना देता है। उस ब्राउनिश लेयर का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3XH2O। इसी को आप क्या बोलते हो? रस्ट बोलते हो। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? रस्टिंग बोलते हो। ठीक है, स्लोली ऑक्सीडेशन ऑफ द आयरन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, बोल सकते हो आप वाटर एंड एयर, टू फॉर्म ए ब्राउनिश लेयर दैट इज नोन एज द रस्ट। हो गया। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे काम आपका क्या आता है? रस्टिंग तो एक फिनोमिना हो गया कि आपका होगा ये। उसके बाद आते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिवेंशन या प्रिवेंशन मेथड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। आपके क्या क्या मेथड है जिससे आप रस्टिंग को क्या कर सकते हो? प्रिवेंट कर सकते हो। तो मैं और कहीं बात ना करके सबसे पहले आपके घर की बात करती हूँ बेटा। आपके घर पे आयरन डोर्स है या कोई भी आपके आयरन के ऑब्जेक्ट्स है जो आप यूज करते हो, कूलर वगैरह आप यूज करते हो, तो आयरन और कूलर है तो उस पर देखा होगा आपने, वहाँ पे क्या हुआ होता है? पेंट हुआ हो रहता है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो जो पेंट है वो किसका मेथड? एक प्रिवेंशन मेथड है रस्टिंग से बचाने के लिए। आपको जो जंग लगता है, रस्ट लगता है, उसके लिए दो चीजें जरूरी है। वो दो चीज क्या है आपकी? सबसे पहले आपकी क्या है उन दो चीजों में से? वाटर एंड एयर। ये दो चीज चाहिए आपको, वाटर चाहिए, एयर। अगर ये दोनों मिलेंगे तो आयरन को रस्ट लगेगा ही लगेगा।
अगर इन दोनों में से एक हम रोक दें तो आयरन को जंग नहीं लगेगा, ठीक है, आपके लोहे को जंग नहीं लगेगा। तो आप उनको कैसे रोक सकते हो? आप मोस्टली करते हो कूलर वगैरह पे आप क्या करते हो, पेंट कर देते हो, ठीक है। पेंट करने से क्या होता है, उसका सरफेस कैसा हो जाता है, स्लिपरी सरफेस हो जाता है। जैसे ही वो आयरन के ऊपर पानी गिरता है, पेंट की वजह से वो नीचे चला जाता है, उसके ऊपर रुक नहीं पाता, वाटर वहाँ पे नहीं मिल पाता, एयर तो है वहाँ पे बट वो वाटर नहीं है वहाँ पे, तो उस वजह से उसको जंग नहीं लगता। काफी बार देखा होगा पेंट उतरने लग जाता है, उस पर जंग लगने लग जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में अब आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है आपका, कोई भी अगर आयरन ऑब्जेक्ट है जिससे आपको क्या करना है, उसको जंग से बचाना है, तो आप उस पर क्या कर दीजिए, बाई पेंट, आप उसमें पेंट अप्लाई कीजिए। उससे उसका क्या होगा, उसका जो रस्टिंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, इट मीन्स बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड बेटा कह रहा है कि भाई अप्लाइंग ग्रीस, क्या करते हो आप, बाई अप्लाइंग ग्रीस। अब जैसे आपका रेनी सीजन चल रहा है, और किसी की तो हम बातें नहीं करते, हम अभी की बात करते हैं। अब आपका क्या चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है। रेनी सीजन चलने की वजह से आपके जो घर पे डोर्स वगैरह होते हैं, उनके जो हैंडल्स होते हैं आयरन के होते हैं, वो क्या होता है, अटक जाते हैं, क्योंकि उन पे क्या हो जाता है, रस्ट लग जाता है, क्योंकि उन वहाँ पे वाटर और एयर, मॉइस्चर और एयर दोनों की प्रेजेंस होती है, जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो, ग्रीस अप्लाई करते हो, ठीक है। आपके मोटर आप ये बोल सकते हो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, आपके व्हीकल्स होते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हो, सेम सिचुएशन होती है, ग्रीस या मोबिल ऑयल यूज करते हो कि जो उसके आयरन पार्ट्स थे, मशीनरी पार्ट्स थे, उन पे जंग ना लग जाए, ठीक है। जंग लग गया तो वर्क नहीं कर पाएंगी, वर्क नहीं करेगी तो आप चलाओगे कैसे। तो इसके लिए वहाँ पे क्या अप्लाई करते हो आप, ग्रीस अप्लाई करते हो, जिससे उसका क्या होता है, रस्टिंग जो प्रोसेस है वो क्या होता है, स्लो हो जाता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि बाई अप्लाई ग्रीस, ग्रीस अप्लाई करने की वजह से उसका सरफेस कैसा हो चुका है, स्मूथ हो चुका है, वहाँ पे वाटर जो होता है वो रुकेगा नहीं, स्टे नहीं करेगा, उस वजह से उसका रस्ट क्या होता है, वहाँ पे रस्ट नहीं लगेगा, रस्टिंग प्रोसेस नहीं होगा। तो सेकेंड मेथड हो गया बाई अप्लाइंग ग्रीस। थर्ड कहता है बाई गैल्वेनाइजेशन, कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, आपका थर्ड प्रोसेस है बाई गैल्वेनाइजेशन। तो बेटा गैल्वेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनाइजेशन आपका होता क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन आपकी कैसी टर्म है, एक बताओ, आपने देखा होगा, देखो अब आप जैसे टैप वगैरह यूज करते हो, वो सिल्वर जैसे चमकदार कलर के आते हैं ना, स्टील के लगते हैं, बट उनके ऊपर एक कोटिंग हुई रहती है, उस कोटिंग को क्या, किसकी कोटिंग होती है, वो जिंक की कोटिंग होती है, किसकी, जिंक की। जैसे आपका टैब है, उसके ऊपर आपका वो आयरन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, आपका आयरन का बना हुआ है। आपको पता है आयरन पे जल्दी क्या लगता है, रस्ट लगता है, तो उस वजह से उस आयरन के ऊपर, आयरन के आपका एक रिएक्टिव मेटल है, कैसे, आपका एक रिएक्टिव मेटल है, सराउंडिंग से रिएक्ट करने वाला मेटल है। फिर उसके ऊपर आप एक, अगर एक नॉन रिएक्टिव मेटल की, क्या, एक नॉन रिएक्टिव मेटल जस्ट लाइक एज ए जिंक, जिंक की तरह एक नॉन रिएक्टिव मेटल की उस पर कोटिंग करा देते हो। कोटिंग का मतलब क्या होता है, इस तरह से समझ लीजिए कि आपका आयरन का, ये मान लीजिए आपका आयरन टैब है, इस टैब को आप नॉन रिएक्टिव सॉल्यूशन में क्या डाल देते हो, बिल्कुल उसको डिप कर देते हो, फिर बाहर निकाल देते हो, इसके चारों साइड, ठीक है। अगर इसको भी मिट्टी में डालते हो, कीचड़ में डालते हो, तो इसके चारों साइड कीचड़ लग जाएगी, तो इस तरह से उसको जब आप जिंक के सोल्यूशन में डालते हो तो उसके चारों साइड क्या होता है, जिंक की कोटिंग हो जाती है, उस वजह से उसको क्या होता है, जंग नहीं लगता। घर पे जो आपके टैब वगैरह आप यूज करते हैं, वो होते किसके, आपके आयरन के होते हैं, उसके चारों साइड किसकी कोटिंग की जाती है, जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे उनको क्या होता है, जंग लगने में दिक्कत होती है, जंग नहीं लगता। बहुत लंबे प्रोसेस के बाद अगर जब उसकी कोटिंग वापस से खत्म हो जाएगी तब उसको जंग लगना शुरू होता है, ठीक है। तो ये भी एक आपका प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन की डेफिनेशन बोलूंगी तो मैं, डेफिनेशन क्या होती है गैल्वेनाइजेशन की, व्हेन ए नॉन रिएक्टिव मेटल इज कोटेड ऑन ए रिएक्टिव मेटल। जब आपका कोई भी एक नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, उसको एक रिएक्टिव मेटल के ऊपर कोटिंग में ले आते हैं, कोटिंग कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हो आप, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। कि जिस मेथड के अंदर आपका, कि नॉन रिएक्टिव मेटल को एक रिएक्टिव मेटल के ऊपर कोटिंग की जाती है, किसके लिए, टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग से बचाने के लिए, उस मेथड को आप क्या बोलते हो, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हो आप उसको, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम ये भी लिख सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस in which a non-reactive metal is
कोटेड ओवर रिएक्टिव मेटल टू प्रिवेंट रस्टिंग। जंग से बचाने के लिए आप एक नॉन रिएक्टिव मेटल को रिएक्टिव मेटल के ऊपर कोटिंग करा देते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं आप उसको? गैल्वेनाइजेशन। फोर्थ प्रोसेस होता है बेटा आपका बाई अलोइंग। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है आपको बताने के लिए, आप बताओगे अलोई क्या होता है? अलोइंग तो एक आपका प्रोसेस का नाम है, बट उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अलोइंग का पता होना चाहिए कि अलोइंग क्या होता है। तो अलोइंग आपको क्या होता है, आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए बेटा मैं आपको अलोइंग का बताती हूँ कि आपने देखा है आपके घर पे जो स्टील के बर्तन होते हैं, आप स्टेनलेस स्टील बोलते हो, वो भी क्या है? एक तरह से अलोय है। अगर आप आयरन के बर्तन बनाते, ठीक है, यूटेंसिल आप किसके बनाते हैं? आयरन के बनाते, तो उनको जंग लग जाता, खाना खाना उसमें से दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो? आप स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हो, उस पर जंग नहीं लगता। उसमें होता क्या है? आयरन होता है, मैग्नीज होता है, निकल होता है और कोबाल्ट होता है। ठीक है, आपके 4 चीजें मिली होती है, बट उन 4 चीज से मिलकर जंग नहीं लगता। आयरन तो उसमें अलग भी है। तो अलोय सबसे पहले क्या कहते हैं? अलोय इज ए मिक्सचर। अलोय क्या है? मिक्सचर से किसका? सॉलिड्स का। अलोय इज ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स। मतलब क्या किया जाता है? 2 सॉलिड्स को पिघला के बिल्कुल एक घोल बनाया जाता है, फिर वो जो घोल बनता है उससे आपके क्या बनते हैं? यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? अलोय। आयरन में कुछ ऐसे मेटल्स ऐड किए जाते हैं जिससे उसका जो रस्टिंग बिहेवियर है वो खत्म हो जाता है, उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, उसी को क्या बोलते हो आप? अलोइंग बोलते हो। क्या बोलते हैं आप उसको? अलोइंग। जैसे आपके घर पे तांबे के बर्तन होते हैं, ठीक है, तांबा होता है ना आपका, सॉरी पीतल, पीतल की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? पीतल। पीतल होता है आपका, पीतल में आपका क्या कहते हो? वो भी एक तरह से आपका क्या है? अलोय है। ओके, इस तरह से आप बात करोगे। ये इसमें काफ़ी एलॉयज की बात करता है, स्टेनलेस स्टील की बात करता है, एल्निको की आपकी लाइफ में परफेक्ट एग्जांपल है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, उसके अंदर आपके आयरन के अंदर आपका क्या होता है? मिक्स किए जाते हैं। क्या मिक्स किए जाते हैं? आयरन को, आयरन के साथ कोबाल्ट, निकल और मैग्नीशियम, इन चारों को ऐड करके वहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जाता है जिससे आपको क्या बनता है? स्टील के बर्तन बनते हैं, आपके उसको क्या होता है? जंग नहीं लगता। आगे बात समझ में? ये बात इतनी सी थी आपकी कि 4 मेथड थे। आप पेंट लगा के रोक सकते हो सॉरी, पेंट लगा के आप इसको रस्टिंग को रोक सकते हो, अप्लाइंग ग्रीस, ग्रीस अप्लाई करके। थर्ड कह रहा है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से, और फोर्थ कह रहा है आप अलोइंग प्रोसेस से भी आप जंग लगने से रोक सकते हैं। ये तो हो गई आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन की बात। ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ में आए तो एक बार दोबारा प्ले करके वीडियो देख लीजिए। उसके बाद सेकंड आपको कहता है इसके लिए जो आपकी केमिकल रिएक्शंस में थी, ये कैसी रिएक्शन थी बेटा? आपकी रस्टिंग वाली केमिकल रिएक्शन थी। अब इसके अंदर ये दूसरा प्रोसेस की बात करता है। दूसरा प्रोसेस इसका क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्या है आपका? क्रिस्टलाइजेशन। कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है आपका? तो बेटा क्रिस्टलाइजेशन आपका एक प्रोसेस है, या आप ये बोल सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या निकालते हो? क्रिस्टल्स फाइंड आउट करते हो। क्या करते हो? क्रिस्टल्स निकालते हो। कहाँ से? इम्प्योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले इसका तरीका समझाती हूँ मैं आपको। आपने सुना है कि समुद्र के किनारे के जो सी आपके शोर होते हैं, समुद्र के किनारे कहाँ मिलता है? वहाँ पे नमक मिलता है। किस प्रोसेस से? इवोपरेशन से मिलता है। ठीक है, इवोपरेशन क्या प्रोसेस था? इवोपरेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? स्टीम में। समुद्र के पास क्या काम होता है? समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है बेटा? बहुत साल्टी वाटर होता है। तो जैसे ही उस पानी को वो आपकी, जैसे समुद्र के पास क्यारी बना देते हैं, ठीक है, जैसे आप ये सब्जी उगाने के लिए क्यारी बनाते हो ना, इस तरह से वहाँ पे पूरे एरिया के अंदर क्या बना देते हैं? क्यारी। जैसे समुद्र की लहर आती है, उनके अंदर पानी भर जाता है, सूरज की धूप पड़ती है, सनलाइट से, गर्मी से वो पानी क्या होता है? इवोपरेट हो जाते हैं। इवोपरेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। उस टाइम के ऊपर जो उसमें नमक पार्टिकल थे वो उसी क्यारी में रह जाते हैं। इस तरह से वहाँ से नमक इकट्ठा होता है। ठीक है, उस नमक को फिर आप प्योरिफिकेशन करने के लिए फैक्ट्रीज में भेजते हैं और आपके पास अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग ब्रांड्स में आपको साल्ट प्रोवाइड होता है। ये तो हो गई सिंपल बात। फिर उसके बाद इवोपरेशन का प्रोसेस आप समझ गए कि जिस प्रोसेस से बाय हीटिंग आपका जो वाटर है, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाए? आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? इवोपरेशन। और समुद्र के किनारे इवोपरेशन प्रोसेस की हेल्प से आपको क्या मिलता है? साल्ट मिलता है। बेटा जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं।
उस क्रिस्टल को एक बड़ा साइज देने के लिए क्या किया जाता है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नमक इतना ज़्यादा घुला हुआ है कि उसके बाद और नमक अगर उसमें डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हो आप? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हो। आपके सिलेबस में पहले भी आ चुका है, 6th क्लास में भी आया होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन, जैसे आपने मान लिया कि एक गिलास पानी लिया, उसमें आप नमक घोलते जा रहे, एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद उसमें नमक घुलेगा ही नहीं, उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हो आप? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हो। उसके अंदर जो आपके समुद्र के किनारे से आपको जो नमक मिले उसके क्रिस्टल्स आप उसमें डाल दोगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो आपके साल्ट एब्जॉर्ब करके उस क्रिस्टल का साइज आप देखेंगे अपने आप क्या हो गया है, काफी बड़ा साइज हो चुका है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हो? क्रिस्टलाइजेशन। की जिस प्रोसेस के थ्रू क्रिस्टल्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या है आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस? इट इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल्स from a impure saturated solution। कि जब आपका कोई भी एक इम्प्योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उस प्रोसेस से आप क्या बनाते हो? यहाँ पे क्रिस्टल्स बनाते हो। उस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? क्रिस्टलाइजेशन बोलते हो। यह आपके चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक था जो आज आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम क्या है? जो आपको नोट्स दिए जाएंगे आप उनको राइट कीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज राइट कीजिए, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर देंगे हम। जो डाउट्स होते हैं आप मुझसे पूछेंगे, इस तरह से आपका काम आगे चलेगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज आपको एक बार रिवाइज भी करा देंगे कल की वीडियो में, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लाइव लेक्चर के ड्यूरिंग आपको रिवाइज करा देंगे। साथ के साथ आपको राइट एंड लर्न करना है। आपकी क्लास बहुत स्लो चल रही है, मैं आपसे फिर कहती हूँ, रिटर्न वर्क कोई सबमिट नहीं करता। मोस्टली 5 to 10 स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर उसी रूटीन में है, जो बच्चे सबमिट करते हैं, उसके बाद तो कोई होमवर्क ही सबमिट नहीं करता। फिर हम ऐसे पढ़ा रहे हैं बेटा आपको। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप पोलाइटली रिक्वेस्ट को तो सीरियसली लेते ही नहीं है कि मैम पोलाइटली रिक्वेस्ट करिए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सबमिट करें होमवर्क। अगर आपकी बार, मैं आपसे लास्ट वार्निंग कह रही हूँ कि टेस्ट के टाइम पे किसी ने कहा ना कि मैम पीछे के चैप्टर भेज दो, पीडीएफ सेंड कर दो, मैं किसी को सेंड नहीं करूँगी। आप कर लेना जो कर सकते हो। अगर डेली का काम डेली करोगे तो आपका होमवर्क अपने आप कंप्लीट होगा। टेस्ट वाले दिन से पहले आप एक दिन कहोगे कि मैम हमें पीछे का होमवर्क भेज दीजिए, मैं किसी को नहीं भेजने वाली, ठीक है। तो इसीलिए आपसे पहले बताती हूँ, इन्फॉर्म भी आपको कर रही हूँ, अवेयर कर रही हूँ इस बात से कि अपना होमवर्क कंप्लीट रखिए। और एक दूसरी बात, काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं मैम हमारा पीछे का काम बचा हुआ है उस वजह से हम अभी का नहीं कर पा रहे। बेटा पीछे का तो जो बच गया वो बच गया। अब डेली आप अपनी क्लास लीजिए, डेली 6 चैप्टर से तो अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। जो पीछे के चैप्टर्स है वो धीरे धीरे बाद में कंप्लीट हो जाएंगे, बट जो एट प्रेजेंट चल रहा है वो तो आपको कंप्लीट करना जरूरी है ना। तो सबसे पहले आप जो अभी चल रहा है उसको क्या कीजिए? कंप्लीट कीजिए। पीछे के काम में मत घुसिए, पहले अब का कंप्लीट कीजिए, उसके बाद पीछे का कीजिए, ठीक है। पीछे के चक्कर में आप अब का भी भूल जाएंगे, पहले का तो आप खो ही चुके हैं, फिर आपको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं आएगा, ठीक है। मेरी ये एडवाइस है कि अपना होमवर्क कंप्लीट करके सबमिट कीजिए, डेली का डेली राइट एंड लर्न। थैंक यू स्टूडेंट्स।